हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए पीवाईक्यूज़ का जो नया सेशन है उसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों के लिए तकरीबन 2000 क्वेश्चन को सॉल्व कराने का टारगेट रखा गया है। तो जो लोग यूजीसी नेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, वो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। हम यहाँ पर पी वाई क्यूज़ के जो क्वेश्चन है उसके साथ ही साथ यहाँ पर इसके सारे ऑप्शन का जो डिटेल्स है उसके बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट बताते चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम सभी क्वेश्चन में दिए गए सभी ऑप्शन का जो उसकी व्याख्या है उसके बारे में डिटेल्स में बताते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें। इसके साथ आप लोगों को इसका जो पूरा पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो हमारा चैनल है वो आप लोगों को ऊपर मिल जाएगा। आप लोगों को टेलीग्राम पर सर्च करना होगा पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर। आप लोग इस पर सर्च करके हमारे यूट्यूब क्लास के सारे पीडीएफ आप लोगों को वहाँ मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से उसे डाउनलोड कर लें। गाइस, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित घटनाओं के सही काल क्रम को पहचानिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है उसमें है कैप डेविड, दूसरा ऑप्शन है माई लाई जनसंहार, तीसरा ऑप्शन है इराक द्वारा कुवैत पर हमला और चौथा जो ऑप्शन है वो है सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को सही मिलाप करना है। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं और साथ ही साथ उनके बारे में डिटेल्स में भी समझ लेते हैं। तो गाइज़, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले जो हुआ था माई लाई जनसंहार हुआ था, उसके बाद कैट डेविड हुआ था और फिर सेंट पीटर्सबर्ग में G8 का शिखर सम्मेलन हुआ था तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर जो हुआ था वो है इराक द्वारा कुवैत पर हमला। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में समझ लेते हैं। गाइस, यहाँ पर हम इन घटनाओं का जो सही कालक्रम है वो इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो चलिए माई लाई जनसंहार की घटना क्या है और ये कहाँ हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो माई लाई जो घटना है ये वियतनाम में घटित एक घटना है, जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। माई लाई दक्षिण वियतनाम में उत्तरीय तट के पास क्वांग नोगाई प्रांत स्थित एक छोटे छोटे गाँव का समूह है, यानी एक ऐसा समूह जो छोटे वियतनाम के छोटे छोटे गांव के समूह को माई लाई के नाम से जाना जाता था, जहां वियतनाम युद्ध के दौरान 16 मार्च 1968 को अमेरिकी सैनिकों ने कत्लेआम किया हुआ। तो आप लोग यहां पर समझ गए माई लाई जनसंहार घटना का संबंध कहां से है। उसके बाद हम समझते हैं कैट डेविड की जो घटना है उसके बारे में। ये 1978 में घटित हुई थी। कैट डेविड एक समझौते को कहा जाता है, जो 17 सितंबर 1978 को इजराइल के प्रधानमंत्री मेनचेब तथा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सदात द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, जिस पर 17 सितंबर 1978 को हस्ताक्षर हुआ था। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा जो था वो है G8 का शिखर सम्मेलन, जो 1885 में हुआ था, और फिर इराक द्वारा कुवैत पर हमला जो 1991 में हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हुआ था। यहाँ पर आप लोग ये भी देख लें कि इराक द्वारा जो कुवैत पर हमला हुआ था वो भी 1991 में हुआ था। इस घटना में 2 अगस्त 1990 में इराकी जो तानाशाह थे, जिन्हें सद्दाम हुसैन के नाम से जाना जाता है, वे कुवैत पर हमला बोल देते हैं। इसके चलते अमेरिका समेत जो दुनिया भर के कुल 38 देशों इराक के खिलाफ एक हो गए। इस जंग को गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। इस वार का सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है वो
वो इराक को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि वार में 1 लाख से ज़्यादा इराकी सैनिक मारे गए। तो गाइस चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये हुए कूट का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है भारत की विदेश नीति, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है पंचशील, चौथा ऑप्शन है आज़ाद हिंद फौज। इसके सामने यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को इसका सही मिलाप करना है। तो चलिए हम इसके सही मिलाप को मिला लेते हैं। आप लोग पहले इस पर थोड़ा सा ट्राई कर लें, फिर हम लोग चलते हैं इसके सही ऑप्शन। तो हम लोग फिर इसके सही जो आंसर है उसको देख लेंगे। यहाँ पर गाइज इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों के सामने है। इसमें जो भारत की विदेश नीति है इसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू से है, रूस का संबंध पुनीत से है और पंचशील का संबंध चीन से है। आज़ाद हिंद फौज का जो संबंध है वो सुभाष चंद्र बोस से है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता। यानी कि इस 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझाता। इसमें नंबर 1 पे जो ऑप्शन है वो है नेतृत्व, ऑप्शन बी पर है राष्ट्रीय चरित्र, ऑप्शन सी पर है राष्ट्रीय संसाधन और ऑप्शन डी पर है दलीय प्रणाली। तो गाइस चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है दल प्रणाली। दल प्रणाली को राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में सार्क का सदस्य बनाया गया है। इसमें जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो है भूटान, ऑप्शन बी है मालदीव, ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान और ऑप्शन डी है नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर है अफ़गानिस्तान। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सार्क के बारे में थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सार्क, और सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी जो हिंदी है वो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। जो एक सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। अफ़गानिस्तान को इसका सदस्य 2008 में बनाया गया था, यानी अफ़गानिस्तान 2008 में इसका सदस्य बना था। सार्क 7 और 8 दिसंबर को दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। 7 देशों के मिलने पर ही इसकी स्थापना हुई। इनमें भाग लेने वाले देश थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल। नेपाल के बाद जो 8वां देश है वो है अफ़गानिस्तान, जिसको सदस्यता 2008 में मिली हुई थी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। हमारा जो पहला ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी है यूरोपियन प्रादेशिक आयोग, ऑप्शन सी है यूरोपियन संसद और ऑप्शन डी है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यूरोपियन प्रादेशिक आयोग। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के सदस्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका पहला सदस्य है ये है यूरोपियन आयोग, दूसरा सदस्य है यूरोपियन संसद, तीसरा सदस्य है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों के सामने आपका अगला क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर अब आप लोगों को देना है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी 3 का लेखक कौन है। इसमें जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है वो है कार्ल डब्ल्यू ड्यूस, ऑप्शन बी है एस हॉफमैन, ऑप्शन सी है हेनरी फिशिंजर और ऑप्शन डी है वुडरो विल्सन।
तो गाइस इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए, उसके बाद हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता ऐतिहासिक अनुभवों, भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों आदि पर आधारित होती है। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और जान लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा है। हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठित किया गया है, यानी किसके संविधान में इसके बारे में कहा गया है, बताया गया है। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है चीन जन गणतंत्र, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो गाइस चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं। हमारा जो आंसर है वो है भारत। भारत इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है, उनके संविधान में हमारे मेंशन कर दिया। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। तो गाइस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।